जय हिंद दोस्तों। आवाज क्लियर आ रही होगी। जय हिंद दोस्तों। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग जो भी डे है। इतनी गर्मी की डे में कुछ नहीं याद आ रहा है। सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन बोलिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए। बहुत डिस्क्रिप्टिव है, फैक्चुअल है। क्षेत्रों में जो रंग वो है, एक मिनट। निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए। किसके संदर्भ में? मौसम संबंधी चेतावनियों के संदर्भ में। ठीक। भारतीय मौसम विज्ञान के मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए। ठीक। तो रेड, ऑरेंज, येलो सही कहा था वो। और कौन सा अलर्ट होता है लास्ट वाला? पहला है क्या नाम से, वो ग्रीन, उसके ग्रीन, बाद फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। रेड। ठीक। ठीक है। तो बेसिकली इसी बेसिस पे है ना कि चक्रवात तीव्र गति से आ रहा है, एकदम टकराव संभव होने वाला है तुरंत। हम्म। अनिवार्य कार्य हेतु ये बाहर निकले। गंभीर जैसे वर्षा एवं हवा, तीव्रतम हवा का जैसे जो ग्रीन है तो सामान्य है, कोई मौसम क्या नाम से चिंता की टेंशन बात है, नहीं है। फिर उसके बाद येलो आ रहा है, तो फिर कुछ दिनों में चक्रवात संभावना है, आने की संभावना चक्रवात है। आने की संभावना है। हाँ, और फिर चक्रवात बेसिकली बन चुका है। चक्रवात ऐसा माना जाए कि चक्रवात निर्माण हो चुका है। उसकी रेडी। गति एवं दिशा नापी जा रही है। और संभावित क्षेत्र, मतलब आईएमडी क्या करता है, संभावित लैंडफॉल क्षेत्र बताता है कि यहाँ पर टकराने वाला है इतने दिनों बाद। ठीक इससे है। संभाविता बताई जाती है। तीव्रता कितनी रहेगी ये सब बताता है। ठीक हाँ, है ना। ऑरेंज में क्या है? रेडी मोड में रहने के लिए, अलर्ट मोड में हाँ। रहने के लिए। ठीक है ना। आप अपने अलर्ट कहा मोड जाता है आप के लिए क्या? सुरक्षात्मक हाँ, स्थलों तक पहुंच जाइए। ठीक पूर्व है। क्या नाम से जो आपदा प्रबंध तैयारी है, वो आप करते रहिए। ठीक है। इसके लिए क्या करना रहता है? तो एक स्कूल बार का अलर्ट चयन पर देख स्थान का लीजिए, चयन। सीधे वो निकाल दीजिए ना जहाँ पे सर। फिर रेड रेड अलर्ट वाला यही है, यही। उसको निकालिए, सीधे बताएगी बच्चों को। ठीक है। तो ग्रीन, येलो, ग्रीन मतलब ऑरेंज। ऑल इज वेल, नो एडवर्स वेदर कंडीशन, नो एडवाइजरी इशू। येलो का मतलब बी अवेयर, अब अवेयर रहिए। सिवियरली बैड वेदर स्पैन अक्रॉस सेवरल डे, तो कुछ दिनों तक बहुत खराब मौसम रह सकता है। वार्निंग हो सकता है। फिर वार्निंग दिया जाता है अफेक्टिंग डेली एक्टिविटीज। ठीक है। फिर ऑरेंज मतलब बी प्रिपेयर्ड, वार्निंग ऑफ एक्सट्रीम डैमेज टू कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन, तो भयानक वार्निंग दी जाती है। साइन फॉर इवैक्यूएशन, कीपिंग द बेसिक सिटी रेडी, वही बोला कि संभावित क्षेत्र बताता है, आप सीधे वहां पे चले जाइए। और रेड का मतलब टेक एक्शन, थ्रेट टू लाइफ होता है यहाँ पर। मेजर टेकन टू, मतलब उसको डिजास्टर रिस्पॉन्स स्कीम, ये सब आप कह सकते हो। बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हो ना, रेड ग्रीन। चक्रवात जब एकदम निर्माण होता है, एकदम अभी निर्माण हुआ रहता है और इस अपनी दिशा की ओर, मतलब लैंडफॉल रीजन की ओर बढ़ रहा होता है, तो येलो अलर्ट से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे वो नजदीक आता है कई दिन तक, क्योंकि देखिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो मूलतः ऐसे बनता है ये, और ये डायग्राम बना भी दीजिएगा। आईज, इसकी आई होती है, आंख होती है। हम्म। ठीक है, आंख होती है और ये वलय होता है। ठीक है, वलय होता है। और यहाँ पर क्या होता है, तो वलय जब बेसिकली वलय की दिशा पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो मान लो ये वलय ऐसा है और यहाँ पर आप हो, यहाँ पर आप अवस्थित हो, और ये आपकी दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो येलो अलर्ट होगा। फिर जैसे जैसे एकदम नजदीक आने लगेगा तो ये क्या होगा, वलय आपके नजदीक आने लगा तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा मौसम चेंज होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। और आप देखोगे कि अ, तीव्र गति से हवाएं चलने लगेंगी, जान माल का नुकसान होना शुरू हो जाएगा थोड़ा बहुत। और इस समय ये कहा जाता है कि ये येलो अलर्ट, मतलब बेसिकली येलो अलर्ट इस वजह से होता है कि आप थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए और अपने घरों की ओर निकल लीजिए। फिर आता है जब एकदम चक्रवात की ये जो वलय टकरा जाता है तो ऑरेंज अलर्ट आता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब यही होता है कि आप अब बाहर मत निकलिए, घरों में रहिए। और जो एक्टिविटी है, जो एनडीआरएफ या जो रिस्पांस टीम है वो कार्य पे लग जाती है। ठीक है, फिर से रेड अलर्ट आता है कि एकदम अब कई दिन तक मौसम खराब रहेगा, आपके सिर पे चक्रवात बना रहेगा, लैंडफॉल हो चुका है। तो ये बेसिकली इन बेसिस पे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कंक्लूजन वही बता सकते हैं कि इन अलर्ट्स का ये फायदा हुआ है। आप कंक्लूजन ये बताइए कि कि पहले
जहाँ पे एक तरफ से व्यापक जान माल की क्षति हाँ होती थी। अब सही हो गया वर्तमान पिछले क्या नाम से वो 2014 में कौन सा आया था, हुदहुद। हुदहुद के बाद के में देखा गया कि जान माल की बहुत माल की तो क्षति होती है, इसलिए क्योंकि आप ऐसे बहुत ज्यादा डेडली लोग को कंट्रोल नहीं कर कर, सकते हैं, बट जान की क्षति बहुत कम होती है क्योंकि वहां पे एक दो रोकथाम लोग ही तेज किया मरते, जाता है, पहले ठीक है ना। 1000 लोग मर जाते। 1000 लोग, बहुत ज्यादा लोग, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा बात है। और यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन यही बात, मतलब मैं ऐसा बनाया कि भारत शीतोष्ण पछुआ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों के संभावित क्षेत्रों में, और ये दिखा दिया है कि कहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, किन हाँ एरिया में लो इम्पैक्ट पड़ता है चक्रवात का। एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये आप मैप बना के, और ये फिर हम लोग दिखा देंगे कि सेंडाई और बाकी क्या नाम से आपदा प्रबंधन में आपदा लोचशीलता को बढ़ाने और जान माल की क्षति को कम करने, जो 7 लक्ष्य हैं सेंडाई में, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी पूर्ति करने के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अलर्ट जो है, ठीक है ना। कुछ जानते कुछ लग रहा है कटिंग हुआ है, बदबू कर रहा है। नहीं, वो जब काम चलिए कर, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें ये बता देते हैं, जैसे जो आता है यूपीपीसीएस में, कि चक्रवात के लिए दशाएं क्या हैं, अब इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। तो आप बता तो दीजिए। क्या है, जैसे मतलब 27 तापमान होना चाहिए, ठीक है ना। ये उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उष्णकटिबंधीय दशा है, के लिए उपोष्ण की उसके बाद दशा फिर ये क्या नाम से कोरियलिस बल होना चाहिए, दाबांतर होना चाहिए, ठीक है। फिर आर्द्रता की आपूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद ऊर्ध्वाधर हवाओं के का जो वेग है वो कम होना चाहिए, ठीक। और ये तो दशाएं हो गई, अब ये होता वर्टिकल वायु वर्टिकल कम होना शेयरिंग, चाहिए, वर्टिकल एयर शेयरिंग कम होना बहुत चाहिए। कम होना चाहिए। उसके बाद फिर कैसे होता है कि इसके लिए एक आग का जो सेंटर होता है वो जहाँ पे कोरिलिस, निम्न दबाव का ठीक है, क्षेत्र निम्न होना चाहिए, हाई बताएं होना कि नहीं? चाहिए, बताएं भाई। हाँ, ठीक। निम्न दबाव का क्षेत्र मतलब दाबांतर होना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ से उच्च दाब ठीक। से उसकी तरफ हवाएं जाती हैं और कोरिलिस बल के प्रभाव से चक्रीय रूप से घूमने लगती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता क्या है, आई एक होगा, उसमें आई वहां पे शांत रहेगा, उसका डायमीटर लमसम 150 से 200 किलोमीटर के लमसम का होता है, ठीक है। उसी के अराउंड हवाएं होती हैं, और फिर उन हवाओं को ऊर्ध्वाधर रूप में उड़ती हैं, जिन्हें स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद वो किनारे की तरफ चारों तरफ लैंड की तरफ जाती हैं, और क्या बोलते हैं, लैंड पर जब लैंडफॉल करती हैं तो वहां पे तूफान, आपदा या तीर बारिश इत्यादि आती है, ठीक है ना। ये बता सकते हैं, एनसीईआरटी में एकदम बना हुआ है, 11 में, क्लास 11 या 12, 11 में, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ठीक क्वेश्चन। है। आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे, दक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। दक्कन ट्रैप, ठीक है। ये प्राकृतिक, तो हम लोग पहले बता देंगे कि दक्कन जो मृदा है, दक्कन चट्टान है, उसका निर्माण कब हुआ है। उसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में वो महाद्वीपीय विस्थापन के क्रम में मेंटल प्लूम के द्वारा ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया के जब लंबे समय भारत बेसिकली, जब भारत मॉरिशस द्वीप के रियूनियन पास आइलैंड, से गुजर रहा था। रियूनियन आइलैंड रियूनियन, तप्त स्थल के ऊपर था, तो बहुत धीरे धीरे लावा का रिसाव और ये निर्माण। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन आप भी निर्माण बताएं, मैं भी निर्माण बताएं। मेंटल तप में उसमें एक टर्म डाल देंगे, मेंटल तप्त के स्तर के लिए, रियूनियन तप्त स्थल, हाँ, कि उससे हुआ है, ठीक है ना, कि ऊपर से हॉट गुजरते समय हॉटस्पॉट, हुआ है। रियूनियन अब हॉटस्पॉट उसके इंग्लिश वाले फलस्वरूप बोलेंगे। यहाँ पे खनिज संसाधनों को निम्न रूप में देखा जा सकता है। पहला, सबसे पहला खनिज मृदा, संसाधन ही केवल वो पूछा है। केवल नहीं, प्राकृतिक संसाधन, सॉरी। तो मृदा संसाधन, ठीक है ना। मृदा संसाधन में क्या, पहला मृदा संसाधन में वहाँ रवेदार काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। काली कपास, टाइटेनियम मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, सरंध्रता और पारगम्यता कम होती है, जिसके कारण वह जल को संचित करने की क्षमता जल अधिक, योजन और धारण वियोजन। करने की क्षमता ज्यादा होती है। अच्छा एक चीज ये बताइए, सरंध्रता और पारगम्यता कम होती है कि ज्यादा, मतलब एक कम होता है एक ज्यादा होता है शायद। इसमें इसके इतना लिखने की, छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे बता दीजिए काली कपासी ठीक है, मृदा काली होती है कपासी जिसमें मृदा होती है, ठीक है, टाइटेनियम और ये सब पाया जाता है, जो कि कपास और गन्ने की कृषि ठीक के है। लिए बहुत उपयोगी तो है, ये पाया और जाता है, स्वतः और इसका जुताई क्षमता से युक्त जुताई क्षमता होती है, जैसे उसमें दरारें पड़ जाती हैं, देखा जाता है, ठीक है। है। जी नहीं पता वो चीज छेड़ना नहीं चाहिए हमें, नहीं लेकिन ये रूल। अरे हम्म। अरे एग्जाम अभी नहीं ना दिया। हाँ तो इतना पता नहीं हुआ।
देखा हुआ हूँ, देख के बताइए। गन्ना गन्ना देखो और कपास के लिए यह सबसे मतलब वो कौन से इसको शानदार, बोलते हैं, कैश क्रॉप के लिए सर्वाधिक नकदी उपयुक्त भूमि बस, होती है, ठीक है ना। ये कमाल। और यहाँ के आर्थिक क्या नाम से गतिविधियों का एक मुख्य आधार है जो मृदा संसाधन पर ही डिपेंड ठीक। करता है, ठीक। दूसरा खनिज संसाधन, हम्म, यहाँ पे क्या बेसाल्टिक चट्टान पाई जाती है, तो आयरन ऑब्वियसली होगा, मैग्नीशियम होगा, कोबाल्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग डाल सकते हैं कि खनन विभाग मंत्रालय के सूची के अनुसार मैंगनीज है कि मैग्नीशियम है? मैग्नीज है। मैंगनीज है, कोबाल्ट है, मतलब हाँ, हमको कोबाल्ट थोड़ा और मैंगनीज तो है, ठीक है चेक ना। कर लेना और था। आयरन, ठीक है, इसको एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, ठीक। रूटाइल हीरा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हीरा वगैरह भी पाया जाता है यहाँ पे ना, पता रोमानी किंगडम के आसपास कुछ क्षेत्रों में। तो ढक्कन ट्रैप में होता होगा तो हमको पता हाँ, नहीं, मतलब हम छोड़ दिए, ये बात चेक करना, हीरा उसके पाया बाद जाता है। फिर प्राकृतिक कौन संस- कौन से बेसिकली खनिज संसाधन पाए जाते हैं ढक्कन ट्रैप में, इसको एक बार ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यूपी पीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न ही आ जाएगा कौन से खनिज संसाधन है ठीक है। ढक्कन ट्रैप में, ठीक वन है। क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है, जैसे पश्चिमी घाट पर देखा जा सकता है। पश्चिमी घाट के बायोडाइवर्सिटी, बगल में होने के ठीक है, कारण। बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये भारत के जो 4 हॉट स्पॉट हैं उसमें से एक हॉट स्पॉट इसी दक्कन लैंड पर पाया हाँ, जाता है, ठीक है क्षेत्र ना। में वाइडर पाया हॉट जाता है जो स्पॉट इसी पश्चिमी रेंज घाट में में आ होता है, जाता है ठीक है ना। ढक्कन ट्रैप। अच्छा, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट कहाँ से कहाँ तक, पूरा महाराष्ट्र से लेकर श्रीलंका तक पाया जाता है, हाँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद पवन ऊर्जा भी क्षेत्र में देखा जाता है कि पवन ऊर्जा संसाधन बेसिक। ऊर्जा संसाधन, ठीक है। ऊर्जा संसाधन में दो, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा कैसे, जलप्रपात और उससे, ठीक है ना, रन द रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा ऑफशोर विंड पॉलिसी, मतलब पवन ऊर्जा, ठीक है। ऑफशोर विंड पॉलिसी जो और भारत की नवीन पवन नीति है उसके केंद्र में ये है, ठीक है, यह क्षेत्र लेकिन एक सबसे बड़ी ऊर्जा जो छोड़ दी ढक्कन ट्रैप में, भूगर्भीय ऊर्जा, भूगर्भ। ये तो वही हाँ, होनी ही चाहिए ना भूगर्भ। वहां पे। ठीक है, ये हो गया। भूगर्भ। ठीक, और जल संसाधनों पर थोड़ा चर्चा कीजिएगा, और क्या लिखें? बस इतना ही। ठीक है, बस फिर कंक्लूजन वही लिखना है कि संसाधन है, परंतु हाँ, इसका इसका सस्टेनेबल दोहन डेवलपमेंट किया जाए। अभी क्या नाम से इसका दोहन अत्यधिक तरीके से हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव वन, मृदा एवं क्या नाम से अन्य संचित संसाधनों पर पड़ रहा है। अतः इसको संयोजित तरीके से समावेशी विकास हेतु प्रबंधित तरीके से प्रयोग एक करना मैप चाहिए। बना के जरूर ये हाँ, ढक्कन ट्रैप एक को वो भी दिखा डाल देंगे दीजिए। हम लोग उनका गाडगिल कमेटी, हाँ, गाडगिल कमेटी वाला, ठीक है ना। ठीक है। ठीक ठीक है, है, तो ये हो जरूर गया। बता देंगे, बस बेसिकली हो गया निष्कर्ष था complete। भाई कि संसाधन सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए इन संसाधनों का, ठीक है, भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 2022 का क्वेश्चन नंबर 7। 7। भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए। संभावनाओं का परीक्षण कीजिए एवं उसके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए, ठीक है। आराम से 3 मिनट का टाइम है।
था कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए और सीमित ठीक है क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को बताइए। ठीक है। तो इसका हम लोग सीमित क्षेत्रीय विस्तार क्यों है? तो हम लोग बता देंगे कि भारत में बोलो बोलो तो बोलो। भारत में पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पवन ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है, जिसकी संभावना कितना गीगावाट जो भी है, अब याद नहीं आ रहा, वो लिख देंगे, उतनी है, ठीक है ना। भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मतलब संभावनाओं के क्रम में निम्न मतलब संभावना अच्छा, निम्न एक चीज संभावना और है कि मान लीजिए अगर संभावनाओं का फैक्ट नहीं आता ना, हम्म, तो आप ये बता सकते हैं कि पवन ऊर्जा मतलब ये क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण अंश है। हाँ हाँ आप ये बता सकते हैं कि पेरिस में भारत ने कितना लक्ष्य दिया है पवन ऊर्जा का? ठीक जैसे है। 175 गीगावाट का अपना लक्ष्य था ना टोटल, तो उसमें पवन ऊर्जा का शायद 50 ये गीगावाट है, डिलीट भी हो 10 गया था गीगावाट यार, है। डिलीट हो गया था जो लिख सकते हैं, पवन ऊर्जा, डिलीट हो गया? मतलब वो सेव नहीं हुआ है। पता नहीं, ऐसा तो हाँ होता नहीं नहीं। हुआ, ऐसा होता नहीं है ना, पहली बार मुझे भी अच्छा, आप इस पे कर रहे हैं ना, आप इसके नोट में करते हैं वो। हाँ हाँ, नोटेबिलिटी में नहीं ठीक है, है। कोई बात नहीं। तो फिर मैप बना देंगे, मैप में हम लोग 3-4 क्षेत्र बना देंगे, हाँ, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा राजस्थान हाई का बना देंगे, पोटेंशियल ठीक है, कर्नाटक हाई गुजरात। पोटेंशियल और फिर क्या नाम से लो पोटेंशियल, मिडिल हाँ, पोटेंशियल, तो ये ठीक है। सबसे ज्यादा हाई अब उसमें पोटेंशियल हम है। लोग क्या करेंगे, भौगोलिक कारक बता देंगे। भौगोलिक कारक में पहले बताएंगे हम लोग विशाल पहले भूमि संभावनाएं उपलब्धता, बता रहे हैं ना। संभावना में विशाल भूमि उपलब्धता, जिसमें हम लोग राजस्थान इत्यादि के विषय में बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा चीज हम और लोग जमीन बता, अधिग्रहण आदि की लागत इसमें बहुत कम है और इसकी समस्याएं ठीक न्यून है, है, एकदम क्योंकि एकदम हम पॉइंट, बंजर भूमि का उपयोग बंजर कर भूमि का सकते उपयोग कर सकते हैं। हैं। दूसरा चीज है तटीय क्या नाम से रेखा, तो विशाल समुद्री तटीय रेखा, ठीक है ना। बिल्कुल। उसमें हम लिख देंगे कि समुद्री समुद्री ब्रिज, जो सी ब्रिज होता है, समुद्री पवन, वह पवन ऊर्जा के क्षेत्र में क्या नाम से एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप ऑफशोर में है, ऑनशोर ठीक है ना। अवेलेबिलिटी अधिक। ऑनशोर ऑनशोर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। भारत में 7,500 तट लंबी तटरेखा मेनलैंड और टोटल 15,000 किलोमीटर के आसपास तटरेखा उपलब्ध है, जो पवन क्षेत्र, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी संभावनाओं को फैक्ट एक बार चेक कर समृद्ध करती लीजिएगा, मेरे साथ 7516 है। है। 7516 हमारा वो है मेनलैंड या चेक करके सब मिला जुला के। हाँ, टोटल मिला के हाँ, 15,000 वो है, 75 मिला जुला के देखिए। 6,000 मेनलैंड है और टोटल 7,500, मतलब तो आप तो चेक कर लीजिएगा, आप लोग फैक्ट एक बार सभी लोग चेक साढ़े कर सात हजार, ये 15,000 लैंड वाला है, याद आ जाए। तो 7,500 जो मेन हमारे पास वो है तट रेखा है, वह पवन ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं से प्रचुर बनाती है, ठीक है। तीसरा चीज है कि जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का क्षेत्र है, वहां पे क्या है, जैसे तेलंगाना का, कर्नाटका का, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पवन की तीव्रता सामान्यतः ज्यादा होती है, जो पवन ऊर्जा के लिए इसको
प्रमुख क्या नाम से प्रमुख पवन ऊर्जा के लिए इसकी संभावना को वृद्धि करती है। हम लोग देख सकते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं, ठीक है ना। एक क्षेत्र ये होगा। फिर महाद्वीपता का जो प्रभाव होता है, जैसे कुछ जगह पर, जैसे उत्तर भारत के मैदान में लू इत्यादि सीजनल क्या नाम से टाइम में हम लोग पवन ऊर्जा उत्पादन को क्या नाम से उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स कर सकते हैं। तो एक ये रीजन हो गया, एक ये संभावना हो गया, ठीक। तो 4 एक संभावना में और बता सकते हैं कि संभावना इस वजह से दिखे क्योंकि गरीब देशों को वित्तीय ज्यादा मिल रहा है, हाँ। तो भारत में वो भी संभावना है कि हम नहीं नहीं, उसको अभी यूज कर भौगोलिक, हाँ अभी ये वाले उसको कारक में, टेक्नोलॉजिकल में जो मिल जाए। कारक में, नीतिगत कारक में भारतीय जो नीति है आईएनडीसी, ठीक है, पेरिस के प्रति अपने लक्ष्यों को, और क्या नाम से नवीन ऊर्जा पॉलिसी, ठीक है, ये इसको प्रचुर बनाती है। जैसे न्यू एनर्जी पॉलिसी, रीन्यूएबल एनर्जी परचेज स्कीम, ठीक है ना, ऑफशोर विंड पॉलिसी, ठीक है ना, ये सब इसको मतलब वायबल बनाती है, ठीक है ना, अपने उसके। और उसके एक पॉइंट और बता सकते हैं, पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी हाँ, अनुकूलतम ऊंचाई संभव है। अनुकूलतम एक ऊंचाई ऊंचाई के बाद वहां पे आपको मिल जाता है मतलब पवन तीव्रता ज्यादा होती है तो हो सकता है। अब इसकी संभावना सीमित कैसे है? पहला सीमित चीज विस्तार की। वही सीमित वित्तीय, ठीक है ना, निवेश की कमी है, निजी इसको 4A से लिखिए, 4 से 4A। लिख सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, अवेयरनेस, निजी एक्सेप्टेबिलिटी। वो क्या नाम से कम है, ठीक है ना, निजी निवेश कम है, कंपनियों, निजी जो कंपनियां हैं उनकी क्या नाम से वो कम है। जैसे जो अमेरिका और चाइना में जिस हिसाब से हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनियां, भारत में उस अनुपात में अभी नहीं है, ठीक है ना। तो एक दूसरा चीज टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी जो कटिंग टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज उसमें ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या है, और लो वोल्टेज समस्या है, ठीक है ना। तो इन 4 कारणों से क्या होता है, अभी जैसे इन्होंने 4A बताया, तो 4A में एक विश्वसनीयता है, ठीक है ना। तो इन चारों कारणों से सम्मिलित रूप से विश्वसनीयता इसकी कम होती है, ठीक है ना। तो लोग अब सोचते हैं क्या ही लगाएं इतना, है इससे बढ़िया की जो नॉर्मल एनर्जी है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो उसी पे हम लोग कंटिन्यू इसको करते टू द पॉइंट अगर लिखना है तो अवेलेबिलिटी एक हेडिंग डाल के हैं। आप लिख सकते हैं कि हर जगह नहीं अवेलेबल है, ठीक है, हर जगह। फिर फिर तकनीक नहीं है। कृषि का हम लोग ये कह सकते हैं, अत्यधिक कृषि दबाव, ठीक है ना। भारत में क्यों 4% आबादी है और 2.4% क्या नाम से लैंड, नहीं तो भूमि पर 4% नहीं, कितना परसेंट आबादी है, हाँ 16। टू, हाँ विश्व भारत में 16% आबादी है और 2.4% लैंड है ना सर, ठीक है, 2.4% लैंड है, तो हम लोग के ऊपर और पहले से ही भूमि दबाव अत्यधिक है। ऐसे में पवन ऊर्जा के लिए विशाल उसकी आवश्यकता है, भू क्षेत्र की आवश्यकता, इसमें एक वो विरोधाभास उत्पन्न करती है संभावना में, ठीक है। ये हो गया। अब निवेश हो गया, विश्वसनीयता हो गया, नीतिगत स्तर पर समस्या हो गया, ठीक है ना। ये सारी समस्याएं मतलब ये बता सकते हैं। तो इस प्रकार भारत वो नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भारत वही बताएंगे कि भारत कर रहा है, अभी आईएनडीसी में कर रहा है, और बाकी अपने जो वो है आईएनडीसी लेस, पेरिस लेस, और फिर 2030 तक है ना, कि इतने प्रति जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, कितना है 500 गीगावाट हम गैर जीवाश्म ठीक है, ऊर्जा। तो ये कम करना है, तो वही सब फिर ऑफशोर विंड पॉलिसी, रिन्यूएबल परचेज वैसे इतना देखिए एनर्जी, लिख नहीं पाएंगे, एक बात ठीक ये है, है ना, हमें हाँ, टू द पॉइंट लिखना बहुत ज्यादा तो एग्जाम में ना, इतना लिख नहीं पाएंगे आप। तो एग्जाम में ना बेहतर यही है कि एक दो पॉइंट जो छूट रहा है उसको मैं कवर कर दे रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बताइए। ठीक है, तो जैसे लागत निवेश आप ये बता ही दिए। एक अवेयरनेस वाला इशू है कि अभी जो भारत की जो ऊर्जा मिश्रण है ना, वो कोल गैस पर ज्यादा डिपेंडेंट है, बजाय कि ये नवीकरणीय ऊर्जा पर। ठीक है, वितरित मॉड्यूल है, इन्होंने बता ही दिया था, ग्रिड कनेक्टिविटी कम है। एक्सेप्टेबिलिटी में नीतियों पर सौर ऊर्जा पर अधिक जोर है, पवन ऊर्जा पर उतना जोर नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। सोलर रूफटॉप ये सब स्कीम लाई गई, इसमें नहीं लगी। और जैव विविधता की क्षति भी संभव है, एक और हाँ समस्या है कि मतलब बायोडाइवर्सिटी, जो जिसकी वजह से इसका विरोध अच्छा होता रहता इसमें है एक है कि कि 80 पक्षी किलोमीटर पक्षी मर से जाते हैं। ज्यादा जाने पर वो टूट भी सकते हैं, हाँ, ठीक है, यहाँ पे जो उसका एक और एक निष्कर्ष इसका बेहतर है ना, देखिए लंबा चौड़ा निष्कर्ष नहीं दे सकते। इंट्रोडक्शन में जब आपने संभावना या टारगेट बता दिया, तो कंक्लूजन में वो मत बता के SDG 7 को कोट कर दीजिए कि अगर पवन ऊर्जा को खासतौर पे सौर ऊर्जा के साथ अगर मिश्रित किया जाए, सौर पवन हाइब्रिड एनर्जी अगर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाए और स्टोरेज टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया जाए, तो बेहतर ये होगा कि SDG 7 क्या है, सतत वहनीय और मतलब अफोर्डेबल, सतत वहनीय और कुछ ऐसे करके देख लीजिएगा, एनर्जी की लिए दिशा में ये क्रांतिकारी कदम होगा। तो ये कंक्लूजन आप दे सकते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स लगभग हमने डिस्कशन कर लिए। मैप जरूर बनाएगा इसमें, ठीक है। हम लोग का 3 क्वेश्चन आज का हो जाता है।